नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम पेशरफ्त का ताज़ा शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पेशरफ्त हमारी एक सही है, हमारी एक कोशिश है मरकज़ी सरकार की जो मुख्तलिफ फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम्स हैं उनको आंकने की, ये देखने की कि ये जो स्कीम्स हैं किस हद तक आम लोगों की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज ला रही हैं। तो आज जिन स्कीम्स को हम अगले आधे घंटे में आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं दो सोशल सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट जिनका जो ताल्लुक़ है बराह रास्त इंश्योरेंस सेक्टर से हैं। तो ये जो स्कीम्स हैं ये हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना। इन स्कीम्स पे मेरे साथ बात करने के लिए जो पैनल हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रही है मैं तारफ़ कराई देता हूँ। मेरे बाएं हाथ पे बैठी हैं जनाब महनाज खान साहिबा, इनका ताल्लुक़ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है। फिर बैठे हैं शाहिद इमरान साहब, ये एक सहाफ़ी हैं। और उनके बाद बैठे हैं जावेद अहमद साहब जो कि इन स्कीम्स के एक बेनिफिशरी के तौर पर इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, एक छोटी सी स्टोरी हम इन्हीं स्कीम्स को लेकर के देखते हैं। जहां मुल्क की कुलहुम तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है, वहीं लोगों को इक्तिसादी लिहाज से खुद कफील बनाने के लिए भी सरकार हर महाज पर कमर बस्ता नजर आ रही है। खासकर कुदरती आफात और हादसात के शिकार होने वाले लोगों को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ने के बजाय उन्हें और उनके परिवारों की खुशहाल जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का निफाज भी अमल में लाया जाता है, जिनमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना काबिले जिक्र है। मज़कूरा स्कीमों का आगाज मरकजी सरकार ने 9 मई 2015 को कोलकाता में किया। इन स्कीमों का बुनियादी मकसद किसी भी हादसे की जद में आकर जिस्मानी तौर नाखेज होने वाले या मरने वाले लोगों को माली इमदाद फराहम कराना है। ये काबिले जिक्र बात है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम के निफाज से पहले सिर्फ 20% लोगों ने जीवन बीमा योजना में अपना नाम दर्ज कराया था, लेकिन मज़कूरा स्कीमों के निफाज के बाद लोगों की बड़ी तादाद ने अपना नाम दर्ज कराया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 18 से 70 साल तक के लोग, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 18 से 50 साल तक के लोग मुस्तफीद हो सकते हैं, जिसके लिए मुस्तफीद होने वाले लोगों के बैंक खातों से बिल तरतीब 12 और 330 रुपए सालाना काट दिए जाते हैं। और नाम दर्ज कराने वाले लोगों को हादसाती मौत या फुल डिसेबिलिटी के लिए 2 लाख रुपए, जबकि पार्शल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख रुपए का माली इमदाद फराहम किया जाता है। ये एक तसल्ली बख्श बात है कि लोग भी मज़कूरा स्कीम से मुस्तफीद होने के लिए जोशो खरोश और अजहद दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अप्रैल 2017 तक 10 करोड़ लोगों ने अपने नाम का इंदराज कराया है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत जिन स्कीमों का आगाज लोगों की खैर सगाली और फायदे के लिए करती है, उनसे मुस्तफीद होने के लिए लोग भी हुकूमत का साथ दें। जी नाज़रीन, महनाज आपसे शुरू करते हैं कि ये जो हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें हमें। जी रूफ साहब, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये हमारे प्रधानमंत्री ने 9 मई को
कोलकाता में 2015 में स्कीम लॉन्च की है। स्कीम की जो है, आपने जो एलिजिबिलिटी है, बंदा 18 से 70 साल का अगर है तो कोई भी स्कीम में एनरोल हो सकता है। अपेरेंटली ये स्कीम जो थी प्रधानमंत्री जन धन योजना के ही अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को ही पर्पसली बनाई गई थी, बट अब कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर जो है इस स्कीम में अपने आप को एनरोल कर सकता है। इसका एम यही है कि आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो इसका जो प्रीमियम अमाउंट है 12 रुपीज़ है, यानी कि हर साल 1 जून से लेके 31 मई तक का एक फाइनेंशियल ईयर इसका रहता है। इस साल में 12 रुपये की प्रीमियम रहेगी। इन केस ऑफ इसमें जो 2 लाख का आपको कवरेज मिलेगा। जी। यानी अगर मैं 12 रुपये मेरे अकाउंट से जाएंगे और उसके अगेंस्ट मुझे 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है इससे। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? कोई भी 18 से 70 साल की एज ग्रुप में होना चाहिए। जैसे नॉट 70 साल माइनर नहीं होना चाहिए, 18 से कम नहीं, 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई बंदा अगर इसमें एनरोल करता है 70 क्रॉस कर लेते हैं, नल एंड वॉइड हो जाएगी इसकी वहीं पे ऑटोमेटिक। तो इसमें जो कवर है वो क्या रिस्क कवर? ये एक्चुअली अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, मतलब आप सुरक्षा बीमा योजना लोगों को ना समझे, एक्सीडेंटल डेथ है। मतलब इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, अगर बंदे की परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट मतलब आई लॉस्ट हो जाता है, बोथ हैंड्स हो जाएंगे, बोथ लेग्स, 2 लाख का कवरेज मिलेगा। ठीक है। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है, मतलब अगर एक आई लॉस्ट है ड्यू टू एक्सीडेंट्स, तो उसमें 1 लाख का कवरेज मिलता है। जी। तो मान लीजिए कि ये जो किसी को ये जो मतलब इंश्योरेंस कवर जो मिलता है, तब फिर उसके बाद नेचुरल डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो जाती है, तो उसके लिए इसी की सिस्टर दूसरी हमने ये पॉलिसी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है, तो उसमें जो है ऑल पर्पस डेथ इसमें आता है, मगर उसकी प्रीमियम अमाउंट थोड़ी ज्यादा है, दैट इज 330, और उसका एज लिमिट डिफरेंट है। 18 से 50 साल के जो लोग फॉल करते हैं इस एज में, वही इसको एनरोल कर सकते हैं। जी। शायद मैं आपकी तरफ आता हूँ कि नॉर्मली ये जो स्कीम्स हैं, ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी, पर्टिकुलरली एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो बैंकिंग नेट से बाहर थे, जिनके पास कोई सेविंग बैंक अकाउंट नहीं था। तो इससे पहले एक जनधन स्कीम लाई, जिसने एक बहुत बड़ी एनकरेजमेंट मिली लोगों को कि वो बैंकिंग नेट में आ जाएं, और उसके साथ ही इन स्कीम्स को एक इंसेंटिव के तौर पे जोड़ा गया कि अब आपके पास अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। और ये जो स्कीम्स है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और ये जो जीवन ज्योति योजना है, इनसे आपको एक सुरक्षा मिलेगी, एक सिक्योरिटी मिलेगी, एक सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। तो बहैसियत एक जर्नलिस्ट के, एक सहाफ़ी के, आप इन स्कीम्स को कैसे आंकते हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल रूप साहब, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। लेट्स एनालाइज कि ये जो स्कीम है, फ्रॉम टाइम टू टाइम दे हैव बीन लॉन्च्ड पर्टिकुलरली इन इंडिया। जैसा कि मैरी ने भी बोला कि 2015 के बजट से ही इनका जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था। अरुण जेटली साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनका आगाज़ किया था। फिर बाद में अच्छी तरह से जो ऑफिशियली लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने इनको लॉन्च किया। तो अगर हम एनालिसिस करें तो मेरे ख्याल में इन स्कीम्स का मकसद यही है कि जैसा आपने भी बोला कि ये सुरक्षा, एक सोशल सिक्योरिटी, एक आम इंसान को सोशल सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करती हैं। इसमें कोई भी आपका बार नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो कास्ट, नो क्रीड, नो कलर, नो रिलीजन, नो पॉवर्टी, नो आई मीन से रिचीनेस। सो इसमें कोई भी इंसान, मेरे ख्याल में एज ए जर्नलिस्ट आई एनालाइज दिस के कोई भी इंसान जाके अगर उसके पास कम से कम आमदनी है, वो तब भी वो इनसे इस्तेफादा कर सकता है। बिल्कुल। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इससे पहले एक सबसे बड़ी स्कीम जो नेशन वाइड पे लॉन्च की गई, जैसा कि मैरी ने बोला, दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना जो स्कीम थी। तो उसका मकसद यही था, शायद इन स्कीमों की बदौलत जो है बाकी स्कीम्स को एक आम इंसान भी कवर हो सकता है उसके थ्रू। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में अभी 100 रुपीज है जी, अगर आप ऑलरेडी जनधन योजना स्कीम में आपका अकाउंट है, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बाकी जो बैंक्स है उनसे अप्रोच करते हैं कि मुझे फलानी स्कीम से बेनिफिट चाहिए, तो इजीली आपका जो अमाउंट है 31 रुपीज, सॉरी उसका 12 रुपीज और दूसरी का है 331 रुपीज। सो इजीली वो डिडक्ट होके आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो मिल सकता है, इसमें कोई भार नहीं है। सो आई थिंक मेरे ख्याल में इन स्कीमों के पीछे जो माइंड्स हैं वाकई
बहुत बड़े माइंड्स हैं, वाकई एक आम इंसान को फ़ायदा मिल रहा है। मैं आपको बोलूं कि कल ही मैं शायद इसके बारे में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो सुरक्षा योजना है कम से कम शायद 11 करोड़ जो लोग हैं जी, उनको शायद कवर किया गया है अभी तक। जी, जी। इसके अलावा दूसरी जो स्कीम है ज्योति जीवन योजना, बीमा योजना, तो उसमें ऑलमोस्ट 10 करोड़ पीपल जो है आज तक उनका जो कवर है किया गया है। ऑल्दो एक परेशानी है इसमें कि बैंक्स को थोड़ा सा इसमें परेशानी है कि वो बोल रहे हैं कि हमें पूरा इसमें कवर नहीं मिल रहा है, हम दे नहीं पा रहे हैं। वो भी शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके साथ डिस्कस कर रही है। जी, हमारे साथ एक बेनिफिशरी भी जावेद साहब इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बहैसियत एक बेनिफिशरी के, एक आम शहरी के, आप इन स्कीम्स को कैसे देखते हैं? देखो, जैसा कि उन्होंने बताया कि अच्छी स्कीम है, लेकिन क्योंकि अगर कोई इस अरसे के दौरान अगर कोई डिसेबल हुआ है तो उनको बेनिफिट मिलता है, तो ये एक फ़ायदा है। क्योंकि जो डिसेबल हुआ है उसको ये प्रॉब्लम है कि वो समाज में किसी काम के लायक नहीं बनता है, तो गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी रखी उसके लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रही है, सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ये कह रहे हैं कि 18 करोड़ लोग, लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर है, हिंदुस्तान में सिर्फ 18 करोड़ लोग नहीं रहते। तो बिल्कुल जाना है, हाउस होल्ड के पास जाना है कि इस स्कीम का फ़ायदा आप उठाइए, तो वो जो लिंक है पब्लिक और पब्लिक ऑफिशियल के दरमियान, दैट इज़ मिसिंग। और दूसरा जो इसमें है, जैसा कि 330 रुपीज़ या 12 रुपीज़ कट जाते हैं हमारे अकाउंट से, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब एक स्कीम आपको लैप्स हो जाएगी तो वो पैसा हमें नहीं मिलेगा ना। तो कोई नहीं चाहता कि हम डिसेबल रहें, ये कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी ये कुछ जो पैसा वहाँ जमा हुआ है तो कम से कम वो फिर मिलना चाहिए इंसान को। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये दो चीज़ें, ये जो दो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है इसमें। महनाज, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नॉर्मली क्या होता है कि जब एक आम सा इंश्योरेंस हम खरीदते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर एक्सीडेंटल कवर तो होता ही होता है, लेकिन अगर और सबको अल्लाह बचाए, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता है तो बाय द मैच्योरिटी ऑफ दिस स्कीम उसके बाद एक लम सम अमाउंट वो पहले ही नोटिफाई हुआ होता है उस स्कीम में, वो मुझे मिल जाता है कि नहीं ये आपके प्रीमियम के हिसाब से। वो तो आप बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ मुआशरे में जो है लाइफ इंश्योरेंस एक मतलब एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी होता है और लाइफ कवरेज के तौर पे भी होता है। तो जब आप वो पॉलिसी लेते हैं, जब वो परचेज करते हैं आप वो पॉलिसी, आपने उसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स पढ़ के आप उस पर जैसे आप साइन करते हैं, उसी तरह ये जो पॉलिसी है ये तो हम देखा जाएगा बहुत नॉमिनल प्रीमियम है इसका, जो 12 रुपीज़ है, बट आप देखा जाए तो आपको कवरेज कितना मिल रहा है, आप पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं। मतलब जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, आपको पता नहीं है कब एक्सीडेंट। इनफैक्ट देखिए, एक्चुअली तो ये एक्सीडेंटल बेनिफिट है, मतलब डेथ बेनिफिट है, डेथ पे भी, बट पार्शियल डिसेबिलिटी पे भी देखिए जो है गवर्नमेंट ने ये स्कीम कितनी सहूलियत रखी है। तो हम जब ये पॉलिसी लेते हैं, बॉन्ड करते हैं, तो हम ये सारे पढ़ के ही दस्तखत करवाते हैं जो अपने कस्टमर्स होते हैं। जी, महनाज ये भी बताते जाएं कि नॉर्मली अगर कोई बंदा इस स्कीम से, ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स इनसे इस्तेफादा करना चाहिए चाहे, तो वो क्या कर सकता है? क्या प्रोसीजर रहते हैं इसके लिए? बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। देखिए, जैसे हमारे जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स होते हैं, बैंक की तरफ से उनको SMS जाती है स्कीम की तरफ, तो वो इस SMS को रिवर्ट करके अपना इसमें लॉग इन कर सकते हैं। किसी के पास इंटरनेट बैंकिंग है, फैसिलिटी है, आराम से वहाँ पोर्टल आता है इंश्योरेंस का, सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना, आप अपने आप को उसके ज़रिए भी एनरोल कर सकते हैं, या सीधे बैंक पे भी आके आप, बहुत इजी है, जस्ट अ फॉर्म फिल करना है आपको, और इसमें बैंक ऑफिशियल्स आपको एक्चुअली में बहुत सपोर्ट करते हैं। जी जी। शाहिद साहब, यहाँ जहाँ तक जैसा कि अभी जावेद साहब ने बताया कि 18 करोड़ लोग अगर इससे इस्तेफादा हो चुके हैं, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा फिगर तो है, लेकिन जब हम 1.5 अरब लोगों के मुल्क में देखते हैं तो 18 करोड़ एक छोटा सा फ्रैक्शन बन करके रह जाता है। तो ये तो मुल्क भर की बात हुई। जब हम अपनी रियासत की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, तो क्या कोई आपको कैसा लगता है कि ये रिस्पॉन्स कैसा है, पब्लिक रिस्पॉन्स कैसा रहा है इन स्कीम्स के तई? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपके बेनिफिशरी जो हैं उन्होंने भी कहा कि 18 करोड़ या 20 करोड़, दिस इज़ अ लिटिल अमाउंट, आई मीन से इतनी सारी आबादी में, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, जब स्कीम्स शुरू होती हैं तो इन स्कीम्स का एक प्लान होता है, देयर इज़ अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर दी स्कीम्स, इसके पीछे अवेयरनेस होती है। क्योंकि मेरे ख्याल में अभी इस स्कीम को लॉन्च हुए शायद 1.5 साल हो गया जी, 1.5 साल से कम हो गया।
तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्कीम है, एज फार एज माई एनालिसिस कंसर्न, कि आहिस्ता आहिस्ता ये हर घर तक पहुंच रही है। क्योंकि जनधन योजना जो स्कीम थी इनिशियली उसका इतना असर नहीं था, लेकिन जब वो स्कीम लॉन्च हो गई तो हर घर की जो औरतें थी, बूढ़े थे, बच्चे थे, दे वर टेलिंग कि वी हैव टू ओपन द बैंक अकाउंट। वो तो आप बैंकर से पूछिए ना कि जिनके सरों पर से लोग आ रहे थे कि नहीं हमारे अकाउंट खोलना। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, बहुत ज्यादा प्रेशर था हर एक बैंक पे। क्योंकि इसका डेडलाइन जो जून था, मतलब जैसे 1 जून से तो ये पॉलिसी स्टार्ट होती है, तो मई का जो मंथ था आप पूछिए मत, इट वाज वेरी हेक्टिक एंड वी वर एस्टोनिश्ड टू सी द रिजल्ट्स, यू नो, कैसे लोग अवेयरनेस, मतलब गवर्नमेंट की भी इतनी थी पेनिट्रेशन थी इनकी अवेयरनेस की, तो लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए थे इसके बाद। जी बिल्कुल, इसी टॉपिक पे मैं बात कर रहा था कि जनधन योजना इनिशियली, फिर वो लास्टली बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक ने सीरियसली लिया उसको। इसी तरह से अगर हम इन स्कीमों की बात करें तो आने वाला जो कल है, मेरे ख्याल में कि हर एक ये चाहेगा कि मुझे एक मिनिमम अमाउंट में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फ़ायदा मिल रहा है। जैसा कि महनाज ने बताया कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यू डेथ कीप्स नो कैलेंडर, अल्लाह बचाए हादसात का भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो आपको 12 रुपीज़ में या 331 रुपीज़ में आपका जीवन सुरक्षा मिल रहा है, आपका बीमा मिल रहा है, इट इज़ इक्वलेंट टू लाइफ इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी। आपके कहने का जहाँ तक ताल्लुक है कि रियासत जम्मू और कश्मीर में इन स्कीम्स का क्या रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे भी लोग आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि अगर मुझे पूरी तरह से फिगर्स याद नहीं है JNK में अभी तक, लेकिन इट इज़ इन लैक्स के पीपल आर गेटिंग बेनिफिट, या बेनिफिट की अगर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन पीपल आर शोइंग देयर रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दी स्कीम्स। वो जा रहे हैं, अपना प्रीमियम कटवा रहे हैं, चाहे हम गरीब लोगों की बात करें या मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, वो इस स्कीम के साथ काफ़ी अच्छे से जुड़ रहे हैं। जी नॉर्मली मैंने ये बताए, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी से मैंने एक इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो वो एक क्लाइंट और उस कंपनी के दरमियान होता है। अब ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है या सुरक्षा बीमा योजना है, ये बैंक और क्लाइंट के दरमियान होता है कि या फिर इसकी पार्टीज कौन कौन सी हैं? मैं क्लाइंट हूँ, इट्स बैंक एंड द गवर्नमेंट, और बैंक, तो ये बैंक ही दे रहे हैं। यस। जैसे आपने, जैसे कोई हादसा हो जाता है किसी के साथ, तो कोई भी आप जैसे डेथ हो गई है, तो जो नॉमिनी है या जो भी जो उसके नेचुरल हायर्स हैं उसके जो भी हैं, तो वो वहाँ जाके डेथ सर्टिफिकेट और क्लेम फॉर्म पे साइन कर देंगे। बैंक उस पर सारी ये जो है सेटलमेंट करके पार्टी के अकाउंट में पैसा चला जाएगा, जो जिसकी डेथ हो गई है, अकाउंट होल्डर की, जिसकी पॉलिसी बॉन्ड हुई थी। उसके बाद बैंक विल सेटल इट, जो भी अगर उसमें नॉमिनेशन की थी तो डायरेक्टली नॉमिनी को मिलेगी, नहीं तो बाकी जो कार्रवाई होती है उसके बाद सीधे उनके। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक आम तासुर जो है आम लोगों का जहाँ तक ताल्लुक है वो ये कि जब हम इंश्योरेंस लेते हैं और जब हमें प्रीमियम देना होता है, उस वक्त ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, वो तो बड़े सबमिसिव होते हैं, बड़े फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जब क्लेम सेटल करने का वक्त आता है, जब मान लीजिए किसी के साथ कोई हादसा हो गया और जब अब इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना है लोगों को, उस वक्त वो बड़े अनफ्रेंडली हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी, ये 24 अप्रैल तक का डेटा मेरे पास है, जिसमें कि हमारा जो 10 करोड़ जो है हमारे सुरक्षा बीमा योजना में लोगों ने एनरोल किया है। 12,900 हमारे पास क्लेम्स आई हैं, जिसमें से 9,500 से ऊपर की जो है सेटलेमेंट हो चुकी हैं। ये अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिगर्स नहीं, मैं पूरी स्कीम की बात कर रही हूँ, पूरी स्कीम की बात कर रही हूँ। सुरक्षा बीमा योजना जो ज्यादातर ये नेशनल बैंक्स के पास ही थे इनिशियली, तो उसके बाद अगर मैं आपको जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करूँ, 63,000 ऑलमोस्ट हमारे पास केसेस आए थे, और जिसमें से 60,000 सेटल हो चुके हैं। जी, यानी एक स्कीम में लगभग आपका जो टारगेट है वो कोई 85% के करीब सेटलमेंट्स हो चुके हैं, दूसरे 70 to 85% तक सेटलमेंट। साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखो, ये बात कर रहे थे कि इसका फ़ायदा हो रहा है चाहे गरीब हो, लेकिन यहाँ पर एक बात है, जो गरीब होता है उसको किसी भी स्कीम का पता नहीं चलता है, कहीं भी। जो पता चलता है
चंद लोगों को पहले जो इसके लिए अफोर्ड करते हैं, जो फिर जाते हैं स्कीम के लिए, मतलब उनमें से कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं या कुछ अमीर लोग या जिनका थोड़ा सा अप्रोच होता है या जिनको जान पहचान होती है इन चीज़ों से, लेकिन जो गरीब होता है वो काम के लिए जा रहा होता है, उसको पता नहीं होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उनको एड्रेस कोई नहीं करता है, उनके हाउस पर, उनके घर पर कोई नहीं चाहता कि डायरेक्ट उनको ये नहीं, इसमें स्कीम आपको मिलेगा, एक सोशल सिक्योरिटी, एक बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन फिर जो मतलब 18 करोड़ लोग जो हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो गरीब से गरीब है वो किसी भी स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा रहा है। इनफैक्ट मैक्सिमम जो ऐसी स्कीम्स है जहां तक ये दो स्कीम्स का ताल्लुक है, तो इसकी जो टारगेट ऑडियंस है, इसका जो टारगेट बेनिफिशियरी है वो गरीब ही है, क्योंकि ये गरीब के ही अकाउंट के लिए रखा गया है कि नहीं उसके पास इतना सारा पैसा, उसके पास इतनी सारी डिस्पोजेबल इनकम नहीं होती है, इसलिए उसको 12 रुपए के प्रीमियम पे एक इंश्योरेंस दे दो, उसको 330 रुपए के प्रीमियम पे एक इंश्योरेंस दे दो। अब जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो और भी बहुत सारे वसाइल हैं, उनकी तो वो अच्छे खासे सोशल सिक्योरिटी नेट में तो ऑलरेडी होते ही होते हैं। लेकिन ये एक बदकिस्मती है कि अगर ये जो स्कीम्स हैं चूंकि गरीबों के लिए बनाई जाती हैं और अगर वही लोग इससे फिर इस्तेफादा नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली कहीं पे कोई ना कोई कोताही जरूर हो रही है। तो पब्लिसिटी फ्रंट पे शायद आपकी तरफ आऊंगा। सब चूंकि आई वुड एग्री विद जावेद साहब एक पॉइंट पे कि जहां तक अवेयरनेस का ताल्लुक है, जी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से स्कीम्स जो है मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीम जिनका आपने जिक्र भी किया लॉन्च करती है जी, लेकिन यहाँ पे कुछ बैंक्स की भी हटदर्मी होती है जी। इनका कहना दुरुस्त है, वो शायद कभी कभार जब एक गरीब इंसान किसी बैंक पे जाता है पर्टिकुलरली इन स्कीम्स को लेके, क्योंकि इसमें शायद मैंने पहले ही आपको बोला था बैंक के एतराजात हैं जी, तो उनको शायद लगता है कि ये घाटे का सौदा है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 रुपए एक गरीब इंसान प्रीमियम देता है, खुदा ना ख्वास्ता दूसरे दिन उस गरीब इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है जी, या तीसरे दिन उसका कोई हादसा हो जाता है, बैंक इज सब्जेक्टेड टू प्रोवाइड 2 लाख रुपीज एज पर स्कीम। तो इस लिहाज से जावेद साहब का कहना दुरुस्त है कि गरीब इंसान जब बैंक पे जाता है शायद बैंक वाले उसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो शायद इनको गलत राह दिखा के इग्नोर करते हैं, वो पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। बाकी गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, क्योंकि अवेयरनेस की हम बात करें शायद जो चैनल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में भी इनका जो पब्लिसिटी पार्ट है वो आता रहा है, एडवर्टीजमेंट्स आते रहे हैं कि ये जो सुरक्षा बीमा योजना या ज्योति जीवन योजना, इनके बारे में हमने बहुत बार सुना भी है जी। लेकिन ये एक पॉइंट हो सकता है जिसपे मुझे भी शायद अपनी एनालिसिस के मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि बैंक्स अवॉइड करते हैं कभी कभी जी। नॉर्मली यही होता है नाज़रीन, हमारी गुजारिश रहेगी कि चूंकि बैंक जो है इस स्कीम में एक बहुत बड़ा इंटरफेस है एक क्लाइंट और गवर्नमेंट की स्कीम के दरमियान, तो ऑब्वियसली बैंक जब तक फ्रेंडली तरीके से हैंड होल्डिंग करके एक क्लाइंट को, एक बेनिफिशरी को इस स्कीम्स की तरफ राग़िब ना करे तो हमें नहीं लगता कि ये जो स्कीम्स हैं वो मकसद पा पाएंगी, वो उस मकसद को तक छू भी पाएंगी जो इनका मकसद है, यानी आम लोगों की सुरक्षा, आम लोगों की हिफाजत, आम लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देना। तो नाज़रीन मैं अपने यहाँ पे गेस्ट का शुक्रिया करता हूँ कि ये हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए। महनाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद आपका भी शुक्रिया और जैद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपके जहन में कोई आरा है, कोई राय है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक, इसको और बेहतर बनाने के हवाले से, तो आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो मुख्तलिफ पते हैं वो आपको मैं गिनाए देता हूँ। अगर आप ईमेल के ज़रिए हमारे साथ राब्ता करना चाहें तो वो है ddksrinagar@gmail.com और ddksrinagarjk@gmail.com। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स ही आपको दस्तियाब हैं। अगर आप फेसबुक से हमारे साथ रब्ता करना चाहें तो facebook.com/ddkashir चैनल, और अगर आप ट्विटर से हमारे साथ रब्ता करना चाहें तो वो रहेगा twitter.com/ddkashir चैनल, और यूट्यूब पे भी आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसका जो पता है वो है youtube.com/c/ddkashir। नाज़रीन
इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफिज़।